बात सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे की, क्योंकि आज इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान में अमित शाह ने कहा कि आज ये सम्मेलन गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सम्मेलन में मंथन के बाद जो विचार सामने आएंगे उनसे गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदल जाएगा। बीते एक दशक में मैरीटाइम इकोनॉमी में जो सुधार हुए हैं उनके कारण से भारत वैश्विक समुद्री नक्शे पर एक उभरती हुई ताकत बनकर खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत का समुद्री इतिहास 5000 साल पुराना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नया समुद्री इतिहास लिख रहा है। अमित शाह ने बताया कि भारत की मैरीटाइम स्थिति लोकतांत्रिक स्थिरता और नौसैन्य क्षमता हिंद प्रशांत और वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहां पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। अमित शाह ने कहा कि मैरीटाइम सम्मेलन के जरिए हम वैश्विक निवेशकों और वैश्विक मैरीटाइम इंडस्ट्री के सामने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत मैरीटाइम वीक सबसे प्रतिष्ठित मंच बनकर उभरा है। गृह मंत्री ने यह बताया कि भारत की तट रेखा 11,000 किलोमीटर लंबी है। देश में 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इस सम्मेलन का चौथा संस्करण है और मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में अहम योगदान देगा। इस क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश के अवसर बनेंगे। हमारे देश की जीडीपी में समुद्री व्यापार की करीब 60% की हिस्सेदारी है, जो आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम करने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद हर धर्म के विकास के लिए धन आवंटित होता है। पहले केवल कब्रिस्तान के लिए धन आवंटित हुआ करता था। साल 2014 से पहले देश अपनी वैश्विक पहचान खो चुका था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने और देश को अपनी पहचान मिली। अब देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। सीएम योगी ने लखीमपुर में मंच से कहा कि आप याद करिए, आज यूपी में हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम प्रमुख धर्मस्थलों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। नहीं तो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर भी कबीर धाम किया जाएगा। देश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्मस्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम
स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सीएम योगी ने मंच से पूछा कि 8 से 10 साल पहले आपने क्या राम मंदिर की कल्पना की थी? सीएम ने कहा कि एकजुटता से असंभव भी संभव हो जाता है। अब राम मंदिर बन गया है। अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। पहले हमारे धर्म स्थल अपवित्र हुए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सीएम योगी ने कहा कि आप अच्छे हैं या बुरे, ये आपके कर्म बताते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्म सब कुछ है, कर्म पर विश्वास करें। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म सब कुछ है। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी धर्मस्थलों के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं। हमने काशी, मथुरा और अयोध्या ही नहीं, बल्कि मथुरा, वृंदावन, गोकर्ण समेत सभी जन आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। मैं जब यहां पर आया तो मैंने पूछा कि इस गांव का नाम क्या था, तो पता चला कि मुस्तफाबाद। मैंने प्रस्ताव मांग करके यहां का नाम बदलने को कहा। भाइयों और बहनों, यही है आत्मीयता का भाव। इन लोगों ने अयोध्या को फैसलाबाद किया था और प्रयागराज को इलाहाबाद किया था। चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगा कि कैसे और किस फॉर्मेट में देश भर में एसआईआर कराया जाएगा। संभावना है कि जल्दी पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शुरुआती चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर कराया जा सकता है। खबर है कि देश भर में सबसे पहले उन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में पहली श्रेणी में ये शामिल है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पहले चरण में इन्हीं राज्यों में एसआईआर होने की प्रबल संभावना है। चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है, उन राज्यों में एसआईआर फिलहाल अभी नहीं होगा जहां निकाय चुनाव होने हैं, क्योंकि ज्यादातर संबंधित कर्मचारी निकाय चुनाव में बिजी हो जाएंगे। वो एसआईआर के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। निकाय चुनाव के बाद ही इन राज्यों में एसआईआर होगा। चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा के अंतिम रूप देने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ में हाल ही में 2 बैठकें की हैं, जिसके आधार पर एसआईआर को लेकर अंतिम रूपरेखा तय की गई है। एसआईआर कराने के पीछे चुनाव आयोग का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है।